Students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach history chapter 1 of class 9th and the topic is the French Revolution. This is the 7th video of this chapter. इससे पहले मैं 6 वीडियो कर चुकी हूँ और उसमें हमने ये देखा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे हुई, फ्रेंच रिवोल्यूशन कैसे स्प्रेड हुआ और फाइनली बास्टिल के फोर्ट के डिस्ट्रॉय होने के बाद कंट्री साइड में सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं थी और इसीलिए जो लुई 16 थे उन्होंने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है। नेशनल असेंबली 1791 के अंदर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के पावर्स होते हैं उनका सेपरेशन कर दिया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेशनल असेंबली को लॉज बनाने का राइट मिल जाता है, लेकिन नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सिटीजन्स थे उनमें कुछ सेलेक्टेड लोग थे, यानी सभी लोगों को वोट करने का राइट नहीं था। यानी वो मेन जो 25 ईयर के या उससे अबाव हैं और जो टैक्स पे करते हैं वही वोट दे सकते थे, लेकिन लेडीज़ और वो लोग जो टैक्स पे नहीं करते उन लोगों को वोट देने का राइट अब तक नहीं मिला था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उससे आगे हम देखेंगे द सिटीज़न बिगेन ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मेन एंड सिटीज़न। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि राइट्स ऑफ द मेन एंड सिटीज़न, यानी उसमें कुछ राइट्स हैं जैसे राइट्स टू प्रॉपर्टी, right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before the law were established as the natural and the inalienable rights that is belong to the each human being by birth। यानी कि 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया था कि कुछ बेसिक ऐसे राइट्स हैं जो बाय बर्थ यानी नेचुरली पर्सनस को मिल जाते हैं किसी को भी, तो ऐसे राइट्स को छीना नहीं जा सकता। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ई सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और इसीलिए स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि इस तरह के राइट्स को किसी से छीना ना जाए जो कि बाय बर्थ उन्हें मिले हैं और उन्हें नेचुरली उनके पास है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रांस अबोलिश द मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। The situation in the France continued to be tense during the following years। उन दिनों फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो कंटिन्यू बहुत टेंस चल रही थी। ऑल्दो दो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो लुई 16 सिग्नेचर कर चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ही इंटर्ड इनटू द सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रशा, लेकिन जो लुई 16 थे वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, उनके हाथ से सारी पावर छीन गई हैं, इसलिए उन्होंने सीक्रेटली जो प्रशा के किंग थे उनके साथ एक ट्रीटी कर ली। रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज वर टू वरीड बाय द डेवलपमेंट इन द फ्रांस। जो उनके नेबर कंट्रीज़ थी फ्रांस के वो भी इस बात से बहुत डरे हुए थे कि फ्रांस में जो इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, एंड मेड प्लान टू सेंड द ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स, और वो लोग भी यही चाहते थे कि ट्रूप्स भेज दिए हैं फ्रांस में और उन सब इवेंट्स को दबा दिया जाए जो समर से 1789 समर से वहाँ पर हो रही है। बिफोर दिस कुड हैपन, इससे पहले कि ये हो पाता और जो फ्रांस और उनके जो फ्रांस के जो नेबर कंट्रीज़ थी वो ट्रूप्स भेज पाते और लुई 16 जो चाहते थे वो हो पाता, उससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उसने वोटिंग की अप्रैल 1792 में और ये डिक्लेयर कर दिया कि प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वो वॉर करेंगे। थाउजेंड ऑफ द वॉलंटियर्स थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। बहुत सारे ऐसे 1000 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने आर्मी में ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। दे सो दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग एंड द एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। उन्होंने इन वॉलंटियर्स ने इन आर्मी को ज्वाइन इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये जो युद्ध है वो किंग और इस यूरोप के अंदर जितने भी एरिस्टोक्रेसीज हैं उनके खिलाफ है। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे संग वॉज द मर्सलाइज कंपोज बाय द पोइट रोजेट डे। उस वक्त बहुत सारे ऐसे पेट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए लोगों के अंदर नेशनलिज्म लाने के लिए, लेकिन एक सॉन्ग गाया था वो था मर्सलाइज जो कि पोइट जो रोगेट डे थे उन्होंने इसे कंपोज किया था। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटियर फ्रॉम द मर्सली एज ए मार्च इन टू द पेरिस। ये सॉन्ग फर्स्ट टाइम गाया गया था जब जो मर्सिल के वॉलंटियर से पेरिस के अंदर एंटर हो रहे थे और इसी से इसको ये नाम मिला।
द मर्सलीज इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। जो मर्सलीज है वो आज भी फ्रांस के अंदर एक नेशनल एंथम के रूप में गाया जाता है। द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेज एंड द इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। अब ये जो रिवोल्यूशनरी वार हो रहे थे उसकी वजह से इकोनॉमिकली बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, पीपल्स के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही थी। वेल द मेन वर away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families। जब आदमी फाइट करने के लिए निकल गए, यानी वो एज अ सोल्जर वो फाइट कर रहे थे, उस वक्त लेडीज़ थे अकेली अपनी फैमिली के लिए अर्न करने के लिए और अपनी फैमिली को देखने के लिए, और ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क था। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर। एक पॉपुलेशन का लार्ज सेक्शन इस बात को मान गया था कि जो रिवोल्यूशन है उसे और भी आगे ले जाने की ज़रूरत है, बिकॉज एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1791 गिव द पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें पॉलिटिकल राइट अब भी सिर्फ रिचर सेक्शन के हाथ में था। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल who wish to discuss the government policy and plan their own forms of the action। पॉलिटिकल क्लब जो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा था इसमें, क्योंकि जो लोग थे वो डिस्कस करना चाहते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उनके प्लान्स को, और अपने खुद के एक्शंस करना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाएं जिनके बेसिस पर वो अपने व्यूज़ को सामने रख पाए। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट द जैकोबिन। जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स उस वक्त सेटअप हो रहे थे उनमें सबसे सक्सेसफुल क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसे उसका नाम मिला था सेंट जैकबिन, जो थे पेरिस के उनके नाम पर। वीमेंस टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर यानी रिवोल्यूशनरी वॉर्स के पीरियड में लेडीज़ भी बहुत एक्टिव रही और उन्होंने खुद के बहुत सारे क्लब्स बनाए। सेक्शन 4 जो है चैप्टर का, उसके अंदर आप इन एक्टिविटी और डिमांड्स के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।